दोस्तों, सही राजनीति प्रोग्राम में हम आज चर्चा करेंगे भारतीय संसद पर। भारतीय संसद में हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि देश के उत्थान के लिए और नागरिकों के कल्याण के लिए कानून बनाने का काम करते हैं। हमारी संसद राष्ट्रवासियों के लिए महत्वपूर्ण कानून बनाए और देश आगे चले, इसमें न्यायपालिका कार्यपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और संसद में हमारे जनप्रतिनिधि किस तरह का काम करें, इन सब मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संसद के मामले में प्रोफेसर D.K. गिरी साहब से। तो आइए मिलते हैं प्रोफेसर D.K. गिरी जी से और जानते हैं कि भारतीय संसद को किस तरह से काम करना चाहिए ताकि देश का सर्वांगीण विकास हो सके। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत 545 सांसदों का लोकसभा में चुनाव होता है जिनको जनता चुनती है। क्या संसद जो है अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभा रही है? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। कभी कभी निभाती है, लेकिन हाल में जो देखने को मिल रहा है अक्सर नहीं निभा पा रही है। इसका कारण संवैधानिक भी है और कुछ व्यवहारिक है। संवैधानिक कारण बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बतलाना चाहूँगा, क्योंकि जो भारत का लोकतांत्रिक व्यवस्था है ये एक हटकर है, एक अनोखा है। एक तरह देखिए लोगों में जागरूकता है। जब चुनाव होता है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कि लोकतांत्रिक नाच, डांस ऑफ डेमोक्रेसी। सब खुशहाली, सब लोग उत्साहित रहते हैं और चुनाव हो जाता है। और भारत में जिस तरह का चुनाव होता है दुनिया में कहीं नहीं होता है कि सब लोग आते हैं। और सबसे बड़ा दुनिया में लोकतंत्र है भारत। तो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो मैं संवैधानिक बता रहा था, संविधान में कुछ संस्थाएं बनाया गया है लोकतंत्र को चलाने के लिए। तो वो संस्थाओं में सबसे बड़ा संस्था है हमारा संसद। आपको याद होगा जो हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुन के आए और जो संसद में प्रवेश कर रहे थे, उन्होंने उसको नमन किया और संसद का जो सीढ़ियाँ थी वहाँ पे माथा नीचे करके उन्होंने नमन किया। कहता है कि मैं आज लोकतंत्र का मंदिर में प्रवेश कर रहा हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री संसद भवन में जाते वक्त उसका सजदा करते हैं, उसको सम्मान देते हैं और कहते हैं कि ये लोकतंत्र का मंदिर है। लेकिन उन्हीं के नेतृत्व वाली सरकार कृषि कानून बनाती है, लोकसभा में उसको पास कराती है और फिर राज्यसभा में जबरदस्ती से बिना वोट किए, बिना संवैधानिक प्रक्रिया को ईमानदारी से अपनाए हुए आनन फानन में उसको पास कराती है। तो ये कैसा जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनका आचरण है, इस पर प्रकाश डालिए। ये केवल जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात नहीं है, ये किसी भी नेता और किसी भी दल के लोग यही कर रहे हैं। क्योंकि जो मैं संवैधानिक कारण आपको बता रहा था, हमारा संविधान में और हमारा जो व्यवस्था है उसमें संसद एग्जीक्यूटिव भी है, मतलब शासन करने वाला, सत्ता चलाने वाला है, और निगरानी रखने वाला भी संसद ही है। दोनों मिल गया है। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति एग्जीक्यूटिव हैं, वो डिसीजन लेते हैं और सरकार चलाते हैं, और कांग्रेस जो है उनका पार्लियामेंट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट, ये दोनों मिलके राष्ट्रपति जी के ऊपर निगरानी रखते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा मिला हुआ है, जो कानून बना रहा है वही सत्ता चला रहा है और निगरानी कैसे रखेगा। दूसरी बात बहुमत की बात, जिसका बहुमत है संसद में उसी का चलता है। लेकिन आपका कहना सही है कि बहुमत ही सब कुछ नहीं है। लोग आपस में चर्चा होना चाहिए, सब लोग अपनी बात रखें तो सबका बुद्धि सामने आए, तो जो कानून बनता है, जो प्रावधान बनता है, उसमें गुणवत्ता उसका बढ़ेगा। लेकिन ये चीज़ नहीं हो पा रहा है। अब पिछले बार जब कांग्रेस ओपोजिशन, ये विरोधी पक्ष में थे, ये 16वां जो संसद था उसमें कांग्रेस ने बॉयकॉट किया पूरा,
और बहिष्कार किया, बहस के जगह बहिष्कार हुआ। और 2012 में जब कांग्रेस और यूपीए का सत्ता था, जो 15वां लोकसभा में, वो भारतीय जनता पार्टी विरोधी पक्ष में था और उन्होंने पूरा एक विंटर सेशन का, शीतकालीन सत्र का पूरा बहिष्कार किया। और मैं ये देख रहा था, आप लोग सुन के आश्चर्य होगा कि संसद में 1 मिनट में 26,025 रुपया खर्चा होता है 1 मिनट में, और 1 घंटा में कितना होगा आप हिसाब कर लीजिए। तो इससे पैसा का बर्बादी है। और लोगों ने जो नुमाइंदे भेजे हैं देश का बारे में, कानून के बारे में बहस करने के लिए, उनका एक तरह से प्रताड़ना है, उनको उनका लांछन है, क्योंकि कोई बहस हो नहीं पा रहा है। और ये भी आंकड़े हैं कि 14, 15, 16 लोकसभा में ये 17वां चल रहा है, ये 20 करोड़ करीब पैसा की बर्बादी हुआ है। और 14वां संसद में 41% समय कानून बनाने में लगा, लॉ मेकिंग में। 15वां में 13% समय संसद का कानून बनाने में लगा, बाकी बर्बाद हुआ। एक सवाल आपसे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सभी राजनेता इलेक्शन के समय कहते हैं जनता जनार्दन है, भगवान है, जनता जो फैसला करेगी वो सर माथे पर, हम उसके हिसाब से काम करेंगे। लेकिन वोट लेने के बाद सभी राजनीतिक दल जनता का दोहन करते हैं, प्रताड़ना करते हैं, उनके हित में काम करने के बजाय अपने स्वाहित में लग जाते हैं और पार्टी पॉलिटिक्स और अपने भाई भतीजेवाद को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसीलिए तो सही राजनीति प्रोग्राम शुरू किया गया है कि देशवासियों को बताया जाए कि नेता कहते क्या हैं और करते क्या हैं, उनमें जागरूकता है। वो कैसे होगा आप बताएं। आपने एक हट के प्रश्न पूछा, उसका मैं जवाब दूंगा, लेकिन संसद की बात चल रही थी, मैं अगर 2 शब्द कह दूं उसमें। संसद में जो बीजेपी वाले करते थे, अब कांग्रेस विरोध में कांग्रेस कर रहा है। तो ये तो कहना हुआ कि भाई आपने चोरी किया तो मैं भी चोरी करूं, कि दोनों गलत है, दोनों गैर कानूनी है। तो ये जो संसद का एक तरह से मैं कहूँगा समय बर्बाद हो रहा है, उसका तौहीन हो रहा है। बिना बहस में, बिना चर्चा में जो बहिष्कार किया जा रहा है और जिस तरह का हल्ला गुल्ला हो रहा है, बवाल हो रहा है, वो अच्छी बात नहीं है। और हमारा जो सबसे बड़ा संस्था है लोकतंत्र में, संसद, उसका अपमानना हो रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। उसका और भी कारण है, जिस लोगों को हम भेजते हैं चुन के, आपने इशारा किया, जो अपने हित में स्वार्थ के लिए काम करते हैं, बहस का उनको अभ्यास नहीं है, कि जानकारी नहीं है, ज़्यादा अध्ययन करते नहीं है, शोध करते नहीं है, तो 80% सांसद जो तो है पार्लियामेंट में हाजिरी दे के अपना अलाउंस लेके चले जाते हैं। लेकिन संसद में बहस करने के लिए आपको शोध करना पड़ेगा। आपको जो सचिव का सुविधा मिला हुआ है उसको इस्तेमाल करना होगा, करके आप बहस में आप सहभागिता कर सकते हैं। लेकिन आपने जो राजनीतिक का चरित्र का तरफ आपने इंगित किया, उसमें ये अलग मुद्दा है कि लोकतंत्र में और राजनीति में गंदगी आएगी ही, लेकिन गंदगी को साफ करना पड़ेगा। एक ब्रिटिश फिलोसोफर थे बर्नार्ड शॉ करके, दार्शनिक थे, उन्होंने कहा था, एक दिलचस्प बात कहा था कि पॉलिटिक्स इज द लास्ट स्टेज ऑफ स्काउंड्रल्स। इसका अर्थ ये हुआ कि पॉलिटिक्स जो है, जो भ्रष्ट लोग हैं, उनके लिए ये आश्रय स्थल है राजनीति। लेकिन ये नहीं है। राजनीति का दूसरा परिभाषा भी है कि नीतियों के बीच में जो राजा है, जो नीतियों के सर्वोपरि है, उसको भी राजनीति कहते हैं। इसलिए जो गंदगी आता है, जैसे गंगा नदी में गंदगी में आया तो बहते गया, और गंगा का जल को हम पवित्र मानते हैं, तो ये गंदगी को साफ करना भी राजनीति में एक काम है। यही एक लोकतंत्र का सुविधा है कि देखिए कि 5 साल में आपको अगर कोई नुमाइंदा आपको नहीं अच्छा लगा तो उसको आप निकाल बाहर कर सकते वोट के जरिए। क्या हमारे सांसद जनता से जो वादे करते हैं उनको पूरे नहीं कर सके,
तो उनको वापस बुलाने की कोई पद्धति जो है लागू होना चाहिए इन राजनेताओं और राजनीतिक दलों के ऊपर। ये अभी प्रावधान नहीं है, लेकिन बाकी देशों में जहाँ लोकतंत्र विकसित है और लोकतंत्र काफ़ी सालों से चल रहा है, इसको अंग्रेजी में राइट टू रिकॉल कहते हैं, ये व्यवस्था है। और जैसे आपको याद होगा एक समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतज़ार नहीं करते। उसका अर्थ ये हुआ कि अब 5 साल आएगा तब हम चुनाव आएगा तब इनको हम जवाब देंगे कि अपना जो दुख या अपना जो विरोध वोट के माध्यम में हम बताएंगे। ये ना करके बीच में भी अगर कोई प्रतिनिधि ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, अपना लोगों से संपर्क नहीं रख रहे हैं और निर्वाचन ये मंडली को नहीं आ रहे हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं आ रहे हैं, तो उनको रिकॉल करने का भी, मैंने वापस बुलाने का भी व्यवस्था होना चाहिए। अच्छा, हमारी संसद के निर्माण के लिए पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के हिसाब से चुनाव होते हैं, लेकिन जब एक व्यक्ति सांसद बन जाता है तो उसको उसकी पार्टी व्हिप से बांध देती है, एक तरह से आदेश दे देती है समय समय पर कि आपको इस मुद्दे पर हर हाल में वोट जो है हमारी पार्टी को देना ही है। क्या ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अपने सांसद को गुलाम बनाने की प्रथा सही है? ये भी बहस जहाँ भी लोकतंत्र है ये बहस चल रहा है कि नुमाइंदे तो सारे लोगों का हैं, लेकिन ये पार्टी का एक तरह से प्रिजनर बंदी बन जाते हैं। क्यों? पार्टी जो कहेगा वही करेंगे, फिर उनका बोलने का आज़ादी कहाँ गया? फिर लोगों को कैसे ये रिप्रेजेंट कर पाएंगे? तो उस पर बहस चल रहा है। लेकिन जहाँ लोकतांत्रिक दल आधारित व्यवस्था है उसमें दल का अवमानना करना भी ठीक नहीं होगा। अगर सांसद अपने मन से वोट देने लगे तो फिर पार्टी डेमोक्रेसी नहीं रहेगा। तो ये बहस चल रहा है। लेकिन अगर व्हिप जारी भी हो और कोई सांसद हट के देना चाह रहे हैं तो उनको पार्टी से बहिष्कार नहीं करना चाहिए, वो आज़ादी मिलना चाहिए। तो वही तो बहस होना चाहिए जिसको हम संवाद कहते हैं, पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर विरोधी दल के साथ ये संवाद जारी रहना चाहिए। लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा अहम ये असूल है कि आपस में संवाद हो। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं, ये पार्टी जब चुने जाते हैं और उनको बहुमत मिल जाता है या कोई नेता बन जाते हैं, बाकी सांसद को हो या एमएलए को हो ये आज़ादी नहीं देते हैं, ये संवाद भी उनके साथ नहीं होते। आप क्या चाहते हो? ये गलत है, इसी से लोकतंत्र को नुकसान हो रहा है। अच्छा, राजनीति में जिस तरीके से अपराधी लोग, बाहुबली लोग, पैसे वाले आकर चुनाव लड़ते हैं, उस तरीके से हमारी संसद में प्रतिनिधित्व पाना आम आदमी और ईमानदार आदमी का एक तरह से असंभव हो गया है। तो लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा? लोकतंत्र तो सरमायादार, पैसे वाले, ताकत वाले और धर्म, जाति और संप्रदाय की सांप्रदायिक राजनीति करने वालों के लिए ही रह गया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? लोकतंत्र मूल्यों पे, परंपरा पे और आदर्शों पे बना हुआ है। कोई भी व्यवस्था लोकतंत्र बना दीजिए, जब तक 3 चीज़ें ना होगी, चरित्र, चेहरा और चलन। जैसे आप ये 3 चीज़ में ध्यान नहीं देंगे कि अपना जो हमारे नेता हैं उनका चरित्र में दाग लगे तो लोकतंत्र चल नहीं सकता। तो आप जो कह रहे हैं उसको कुछ हद तक उसको संशोधन करके, पार्लियामेंट जिसको अमेंडमेंट कहते हैं, इलेक्टोरल लॉ में अमेंडमेंट करके इन लोगों को हटाया जा सकता है। जैसे हुआ कि एक कानून आया कि जिसको 5 साल से ऊपर सज़ा हुआ हो वो चुनाव नहीं लड़ सकते। जैसे लालू यादव जी जो जेल में हैं, दुखद स्थिति है जैसे भी उनके समर्थकों के लिए, लेकिन ये चुनाव लड़ नहीं सकते। तो ये सुधार हुआ। ऐसे सुधार आ रहे हैं, लेकिन उससे बढ़कर जैसे मैंने कहा, मूल्यों को, परंपराओं को जब सम्मान नहीं करेंगे, जिसको नहीं मानेंगे, लोकतंत्र नहीं चल। लोकतंत्र की जननी बोलते हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी ब्रिटेन। मैं एक मिसाल देता हूँ, उसमें संविधान लिखा नहीं हुआ है, उनके यहाँ लिखित संविधान ही नहीं है।
किसी को पूछो कि आपका संविधान का कॉपी हमें दो, उनके पास आई नहीं। लेकिन तब भी उसको सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, क्योंकि वो लोग परंपरा को, जिसको अंग्रेजी में कन्वेंशन बोलते हैं, उसको मानते हैं और आदर्शों को मानते हैं। एक सांसद पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जाएगा तो उसको लोग वोट ही नहीं देंगे। कहते हैं ये तुम जिस पार्टी में रह के 10-15 साल जिस पार्टी का आप पार्टी के बारे में बता रहे हो, उसको आज छोड़ के दूसरा पार्टी में आप जाके मिल गए और उसकी जो आइडियोलॉजी है और उसका जो विचार है उसको कैसे आप ग्रहण करोगे। तो ये नहीं मानते लोग। लेकिन यहाँ पे अब जानते हो आयाराम गैराम का पद्धति चल रहा है, हमारा प्रणाली चल रहा है हमारे देश में। तो ये सब चीज़ें जो है, और एक मैं बात कहूँगा कि व्यक्ति अच्छा होना चाहिए, व्यवहार अच्छा होना चाहिए। व्यक्ति व्यवहार अच्छा हो तो आपको व्यवस्था भी टिकाऊ बनेगा। सो ये 3 चीज़ों में राजनीति चलता है, व्यक्ति, व्यवस्था और व्यवहार, ये तीनों को मानना है। इसी पे एक सवाल, एक तरफ एक बहुत ईमानदार प्रोफेसर, डॉक्टर और समाज सेवक है, लेकिन वो मीडिया में पैसा खर्च करके प्रचार प्रसार नहीं कर सकता, वो बड़ी बड़ी रैलियां नहीं कर सकता, वो पैसा खर्च करके वोटर को आकर्षित नहीं कर सकता, वो लोगों तक दूसरे प्रत्याशी के मुकाबले नहीं पहुंच सकता। ऐसे में वो ईमानदार आदमी एक अपराधी और सरमायादार से चुनाव हार जाता है। तो जब पढ़ा लिखा आदमी, ईमानदार आदमी संसद में पहुंचेगा ही नहीं तो व्यवस्था कैसे दुरुस्त होगी? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे भी मिसाल है हम लोगों के सामने। आप कह रहे हैं एक ये मायूसियत वाली बात है कि आपके पास पैसा ना हो, ताकत ना हो, चाहे जिसको हम मसल पावर कहते हैं, मनी पावर कहते हैं, वो ना हो तो आप राजनीति में कामयाबी आपको नहीं मिलेगी। लेकिन ये बात नहीं है। अगर कोई अच्छा व्यक्ति हो, काम अच्छा कर रहा है, जैसे कहते हैं अगर जंगल में भी, वन में भी एक खुशबूदार फूल अगर उगता है तो इसका खुशबू फैलता ही है, हवा ले जाता है। तो ऐसे लोग अगर पब्लिक लाइफ में हो, अच्छा काम कर रहे हो तो लोग उनको चुनते हैं। मैं आपको 3-4 मिसाल दूंगा। बिहार में रामसुंदर दास थे, बड़े अच्छे व्यक्ति थे और चुनाव जीतते थे, पैसा खर्चा नहीं करते थे। उड़ीसा में एक विनायक आचार्य करके थे, वो मुख्यमंत्री बने, साइकिल में ऑफिस आते थे, साइकिल से ऑफिस वापस जाते थे। ऐसे काफ़ी लोग हैं कि पैसा के बिना पैसे के जोर में भी चुनाव में जीते हैं और आए हैं। दिल्ली में ही एक साहिब सिंह वर्मा का नाम लिया जाता था, जब उनका मुख्यमंत्री पद से वो हटे, डीटीसी बस में बैठ के अपना लेबोरेटरी में चले गए। लोग ये भी कहते हैं वो बीजेपी में थे, लेकिन कहते हैं बहुत सरल थे वो और बहुत ही सीधा जीवन यापन करने वाले व्यक्ति चीफ मिनिस्टर बने और तब भी उनको कोई भ्रष्टाचार का कोई लांछन नहीं था उनके खिलाफ। तो ऐसे लोग हैं, उन्हीं लोगों को हमें ढूंढना है। एक जीवन में नियम है, अगर 90 लोग खराब हैं तो 10 लोग अच्छा हैं। अगर 10 लोग भी नहीं अच्छा होते, कयामत आ जाता। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जनप्रतिनिधि बनने के लिए हमारे यहाँ विधानसभा, लोकसभा और नगर निगम के चुनाव होते हैं, लोग जनप्रतिनिधि बनते हैं। क्या इन चुनावों में जातिवाद, सांप्रदायिकता का इस्तेमाल करना जायज है? संविधान में तो ये गैर कानूनी माना गया है। हमारा संविधान जो है सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष संविधान और राजनीति माना जाता है, तो इसीलिए जाति या धर्म का इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। लेकिन हकीकत में व्यवहारिक ये में देखा जाए तो लोग इसको करते हैं। तब भी मैं बताऊं ये शायद बहुत लोग नहीं कहेंगे, लेकिन मैं कहूँगा ये गलत नहीं है। लेकिन आप अपना आइडेंटिटी, अपना पहचान को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो गलत नहीं है। लेकिन वो पहचान चुनाव के लिए किया, लेकिन चुनाव में मान लो आप जीत गए, उसके बाद वो पहचान खत्म हो जाना चाहिए। ये आपके पास इतना ऊंचा विचार है क्या? क्योंकि देखिए, आप मान लो आप मुसलमान है, मैं हिंदू हूँ और कोई क्रिश्चियन है, वो तो नाम से ही हमारे देश में पता चल जाता है, आदमी का टाइटल से पता चल जाता है ये कौन सा जात का है, कौन सा धर्म का है। आप ना भी प्रचार करें तो आपके धर्म के लोग आपके साथ देंगे, आपके जाति के लोग आपका साथ देंगे। लेकिन चुनाव में बहुत हथकंडे अपनाया जाता है, ये भी एक मान लीजिए लोगों ने किया। लेकिन चुनाव तक, चुनाव के बाद आप जीत गए, सबका सेवा करिए। तो इसका मतलब ये है कि चुनाव आयोग चुनाव के दौरान जो आदर्श आचार संहिता की बुकलेट
लोगों को, प्रत्याशियों को, वो राजनीतिक दलों को सौंपता है, वो महज ढकोसला है। उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें तो इन चीजों की मनाही है। नहीं, उसमें मनाही है कि आप कहेंगे, आप अगर उसके नाम पे प्रचार करते हैं और उसी के नाम पे वोट मांगते हैं तो वो गलत है। लेकिन वो एक मुसलमान आगे जाके मॉस्क में जाके प्रेयर करता है और लोगों चुनाव के समय उसको कैसे कम्युनल मानेंगे? कहीं ना हमारे संविधान में ये कन्फ्यूजन ये स्पष्ट नहीं है। हिंदू अपना मंदिर में गया, इसको कम्युनल कैसे मानेंगे? हिंदू तो मॉस्क में जाएगा नहीं, मुसलमान मंदिर में जाएगा नहीं, तो ये अपना धर्म निभाएगा ही। लेकिन सेकुलरिज्म का अर्थ यह है, थोड़ा सा इसीलिए संवैधानिक मैं आपको जो दुविधाएं हैं वो उसके तरफ इंगित किया था, तो हमारे संविधान में वो स्पष्ट नहीं है। मैं उसी का कह रहा हूँ कि संविधान से ही बल्कि एक सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता को हटा देना चाहिए, उसको बहुलता की बात करना चाहिए, बहुबाद की बात करना चाहिए, जिसको अंग्रेजी में प्लूरलिज्म कहते हैं। क्योंकि एक तरह से तो आप धर्म विश्वासी हैं, दूसरे तरफ कहते हैं कि आप धर्म के नाम ही मत लीजिए। कैसे करेंगे? एक आदमी दोगलापन कैसे निभा सकता है? मेरा सवाल आपसे ये है, हाँ, कि कोई मुस्लिम नेता मस्जिद में जाता है, हाँ, कोई हिंदू नेता मंदिर में जाता है, जायज है, वो अपने धर्म से अलग नहीं हो सकता। लेकिन चुनाव के दौरान एक नेता हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के इबादत गाहों में जाता है और उनके जो पंथ के जो प्रभावी नेता, मुल्ला, पंडित और सरोपा भेंट करने वाले ग्रंथी और चर्च के फादर, इनसे मिलता है, तो क्या वो जायज है? ये नाजायज नहीं है। मैं बहुत विशेषज्ञ जो एक्सपर्ट्स हैं उसको मना करेंगे, लेकिन व्यवहारिक रूप में नाजायज नहीं है। क्योंकि अब गांव में जाते हैं, गांव में प्रधान से बात नहीं करते हैं आप। गांव का जो प्रधान है, गांव का जो मुखिया है या प्रभावशाली व्यक्ति है, उससे तो बात करते ही हैं, चाहे वो किसी की जात भी हो, क्योंकि उसके हाथ में वोट है, उसके लोग बात सुनेंगे, उसमें कोई बुराई नहीं है। अब मैं किसी चर्च का फादर को जाके बात करूं कि भाई मुझे वोट दीजिए और मैं ये सब करने जा रहा हूं, इसमें क्या बुराई है? लेकिन वो चर्च के बाद जाके दूसरों का विरोध ना करे कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मुस्लिम को सपोर्ट नहीं करूँगा या हिंदू को समर्थन नहीं दूंगा, सपोर्ट नहीं करूँगा, आपस में भिड़ा दे, उनको आपस में टकराव लाए, वो गलत है। तो धर्म को मैं बताऊं, धर्म को मानना, जाति को मानना, किसी का लिंग, जेंडर जिसको कहते हैं उसको मानना, किसी का प्रोफेशन को मानने में, आइडेंटिटी जिसको मैं कहता हूँ, पहचान को मानने में कोई बुरा नहीं है। अच्छा, कई बार ये देखने को आया है कि एक अमुक धर्म का मानने वाला व्यक्ति विधायक या सांसद बनता है तो वो दूसरे धर्म और जाति के लोगों का काम कई बार ये कह के नहीं करता कि तुमने हमें वोट नहीं दिया, मैं काम तुम्हारा क्यों करूं। इसको आप किस तरह से लेंगे? वो सरासर गलत है, वो सरासर गलत है। ये जो कहता है वो लोकतंत्र समझता नहीं है। बहुमत पा के जीतना एक बात है, लेकिन जब आप सांसद बन जाते हैं और जब एमएलए बन जाते हैं, उसके बाद पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी का काम करना आपके लिए अनिवार्य है। ये कानूनन आपको ये मैंडेट मिला हुआ है, आपको करना ही पड़ेगा। और कहते हैं आपने मुझे वोट नहीं दिया, मैं आपका काम नहीं करूँ, वो गलत है, बिल्कुल गलत है। उनके खिलाफ कार्रवाई भी किया जा सकता है, गलत है। कई बार कोई मुख्यमंत्री या मंत्री, जो लोग शपथ लेते हैं मुख्यमंत्री बनते वक्त, मंत्री बनते वक्त, लेकिन उनकी कार्य प्रणाली में वो शपथ परिलक्षित नहीं होती, उसके विरुद्ध वो कार्य करते हैं, उनको किस तरह से लेना चाहिए? उसको देखिए, वो कानून तो बना नहीं सकते जिसे मैनिफेस्टो लिखी जाती है ना, और इसको प्रमाण पत्र कहते हैं या मैनिफेस्टो जो लिखी जाती है। हर राजनीतिक दल का मैनिफेस्टो छपता है चुनाव से पहले, और मैनिफेस्टो में जो वादे किए होते हैं उसको नहीं निभाते हैं। तो एक मुहिम चला था कि भाई जो मैनिफेस्टो नहीं मानते उनको रिजाइन कर देना चाहिए या उनको वापस बुला लेना चाहिए। लेकिन उसको ये भी कहने को हमने सुना कि कुछ नेताओं कहते हैं मैनिफेस्टो में तो बहुत चीज़ लिखी जाती है,
लेकिन मैनिफेस्टो का सम्मान होना चाहिए। उसके लिए कानून तो आप पास नहीं कर सकते हैं, कोई अगर कोई वादा कर रहा है, लेकिन लोगों को ध्यान रखना चाहिए। देखिए, लोकतंत्र में सर्वोपरि लोग हैं, प्रभुसत्ता लोगों के हाथ में है। जब लोग ठीक हो जाएंगे, लोकतंत्र भी मजबूत हो जाएगा। पहले राजतंत्र था, लोग कहते थे जैसा राजा वैसे प्रजा। प्रजातंत्र में जैसे प्रजा वैसे राजा। तो प्रजा सही होंगे या नागरिक सिटीजन सही होंगे, आम आदमी सही होंगे, तो नेता भी सही हो जाएंगे। देखिए, हम लोग नेताओं को कोसते हैं, उनका आलोचना करते हैं, उनके ऊपर गरियाते हैं, लेकिन नेता कितना है? सांसद देख लिए 545 हैं, लोकसभा में 250 हैं, राज्यसभा में, असेंबली में भी 150-200 कहीं कहीं है। जनता कितने हैं? ठीक है, जनता जो लोकतंत्र में जो इसमें प्रभुसत्ता है, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, वो अपना भूमिका निभा रहे हैं क्या? आप देख लीजिए, कहीं आपका सरकारी पानी लीक हो रहा है, लोग देखते हैं, मुड़ के चले जाते हैं। कहीं एक्सीडेंट किसी पड़ा हुआ है, एक्सीडेंट में लथपथ खून पे आदमी देखते हैं, ये पुलिस का मामला है, हम लोग क्यों करें? ऐसे जब संवेदनशीलता नहीं रहेगा, लोगों का जिम्मेदारी का एहसास नहीं होगा, ये 543 लोग देश को कैसे बदल देंगे? तो ये भी एक बात गहराई से सोचने की बात है। गांधी जी ने क्या कहा था? अब खुद को जब बदल दोगे, देश बदल जाएगा। हम देश को तो बदलना चाहते हैं, अपने को नहीं बदलना चाहते हैं, ये नहीं होगा। तो लोकतंत्र में मेरा मानना है कि नेताओं को भी ठीक करने के लिए हमको जनता से ही शुरू करना पड़ेगा। जनता को ट्रेनिंग देना होगा, लोकतंत्र के बारे में बताना होगा, कहना होगा तुम इसको नहीं करोगे तो तुम्हारा ही नुकसान है। तो हम लोग एक तरह से उल्टा गंगा बहा रहे हैं। तो हमें लोग जब जागरूक हो जाएंगे, लोग जब में जानकारी बढ़ जाएगी, वो सही लोगों को चुनेंगे, सही लोगों को जब लोकसभा में भेजेंगे और विधानसभा में भेजेंगे, आपका राजनीति का भी गुणवत्ता बढ़ जाएगा। हमारे देश में डिजिटल युग की तेजी से शुरुआत हो चुकी है। चुनाव में लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं भारत सरकार के, वो आम जनता के टैक्स के पैसे ही होते हैं। क्या मोबाइल पे ओटीपी देकर मतदान की व्यवस्था डिजिटल को बहुत ज्यादा पसंद करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को शुरू करना चाहिए? कुछ मुद्दों में करना चाहिए। मैं कि नहीं कहूँगा कि चुनाव के लिए इसको व्यवस्था इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन इसको जैसे मैं रेफरेंडम की बात की, या कोई बिल पास हो रहा है, लोगों को भी जोड़ना है। लोगों को अब जोड़ोगे सत्ता में और ये नियम बनाने में, तो लोग भी फिर भागीदारी लोगों की बढ़ेगी। मिसाल के तौर पे मान लो एक बहुत बड़े मुद्दे पे संसद में बहस हो रहा है, तो उस वक्त सांसद जाके अपना निर्वाचन क्षेत्र में लोगों को पूछे, मैं ये इसमें हमारा बहस हो रहा है, हम किस पे वोट दें, है ना, ये आप क्या कहते हो, उनका मत लें। ये मोबाइल पे आसानी से हो जाता है कि सबके पास मोबाइल है, और मोबाइल में सब लोग ना भी दें, 60% लोग, 50% लोग उसमें पार्टिसिपेट करें और सांसद को अपना मत दे दिया, सांसद उसी मत को लेके जाके वोट देगा। उससे दो चीज़ें होंगी, एक तो लोगों का सहभागिता बढ़ेगी, राजनीति में रुचि बढ़ेगी, जिम्मेदारी बढ़ेगी, और दूसरी सांसद को भी एक उनका लोगों का मत का एक एहसास हो जाएगा, फिर वो जाके वोट दे पाएंगे। लेकिन वर्तमान सरकार तो किसी तरह का विरोध बर्दाश्त करने की स्थिति में दिखाई नहीं देती। उसको किसी भी मुद्दे पर जन आंदोलन होता है तो दबाने का ही प्रयास करती है। इस पर आप क्या कहेंगे? उसमें मैं जो भी लोग इस चीज़ को मानते हैं कि विरोधी दल को लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि हम विरोध हमें नहीं चाहिए, हम जो कह रहे हैं सही है, उनका दिन अब गिनना शुरू करें। कोई भी हो, ब्रिटेन में एक प्रधानमंत्री होते थे, मैं उसका मिसाल इसीलिए दे रहा हूँ कि ब्रिटेन को लोकतंत्र का जननी माना जाता है। उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने कहा, जो नेता, जो दल ये कहता है कि विरोधी नहीं होना चाहिए, विरोध नहीं होना चाहिए, विरोधी दल को नहीं रहना चाहिए, उनका खुद अपना निजस्व अस्तित्व जो है
खतरे में है। तो लोकतंत्र तभी बरकरार रहेगा जब विरोध रहेगा। विरोध के बिना स्वतः ही आदमी तानाशाह में बदल जाएगा। तो इसीलिए अगर मौजूदा जो रूलिंग पार्टी हैं वो हो या कोई भी हो, पार्टी के अंदर नेता कहता है मेरा विरोध नहीं होना चाहिए, विरोध बर्दाश्त नहीं कर पाता है, वो नेता का ज़्यादा दिन टिकना असंभव है। और एक बहुत बड़ी बात है, ध्यान में रखना चाहिए, लोग शायद भूल जाते हैं, कहते हैं कि आप जो कह रहे हैं मैं बेशक उससे असहमत हूँ, लेकिन आपका कहने का अधिकार के लिए मैं अपना खून का आखिरी कतरा तक लड़ूंगा। कितनी बड़ी बात है। आपको कहने का अधिकार को मैं कभी नहीं दबाऊंगा कि मैं चाहे उससे असहमत हूँ, लेकिन वो अधिकार को सम्मान करूंगा। ये चीज़ नहीं भूलना चाहिए। लोकतंत्र का बुनियादी मुद्दे हैं। अब ये भूल जाओगे तो लोकतंत्र ऐसे ही बिखर जाएगा। अच्छा, अभी हमारे देश के जो रहनुमा हैं वो मुझे लगता है कि अपनी जिम्मेदारी उस तरह से नहीं निभा रहे हैं जैसी उनको निभाना चाहिए। क्या हमारे देश की जनता ऐसा करे जिससे वे नेता सही राह पर आए और राष्ट्र को मजबूत करने के लिए और आम नागरिक के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए ईमानदारी से प्रभावकारी कार्य करें, उस पर आप प्रकाश डालें। उसमें फिर मैं वही बात दोहराऊंगा कि जिम्मेदारी लोगों के ऊपर है, लेकिन लोगों को मैं जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूँ। इसीलिए लोग गरीबी में पिसे हुए हैं, लोग बहुत हाशिए में पिसे हुए हैं बाहर, जिसको मार्जिनलाइज कहते हैं। इनको फिर एक उनका स्तर बढ़ाना चाहिए, लेकिन आखिर में ये जिम्मेदारी ये लोगों के ऊपर ही है। लोकतंत्र में लोगों के ऊपर ही है। आत्मविश्वास अपना जिम्मेदारी, अपना जागरूकता बढ़ाना चाहिए, अपना अधिकार को समझना चाहिए। और उसको जब अधिकार को आप कायम रखेंगे तो अपने आप नेता ठीक हो जाएंगे। मैं एक मिसाल देता हूँ। स्वीडन करके एक राज्य है, इसमें 90 लाख लोग हैं। मेरे निजी जानकारी है, स्वीडन का विरोधी दल का नेता जिसको कैबिनेट का दर्जा मिला हुआ है, वो आई हुई थी यहाँ पे। आने के बाद उन्होंने कहा कि मैं एक स्वीडिश कंपनी से मिलना चाहती हूँ। लेडी थी तो कहते मिलना चाहती हूँ। और स्वीडन का राष्ट्रदूत मुझे बताए कि वो कंपनी ने मना कर दिया, कहते हमारे पास समय नहीं है, हमको आपने पहले बताया नहीं, इस सप्ताह हमारे पास समय नहीं है, हम नहीं मिल पाएंगे। हमारे देश में संभव है क्या? कोई मंत्री कहे मैं किससे मिलना चाह रहा हूँ, नहीं मिले, तो उनको आज़ादी है। आपने टाइम नहीं लिया, पहले से तय नहीं किया, इसलिए हम आपसे मिल नहीं पाएंगे। इस तरह की आज़ादी भी एक तरह से आज़ादी हम लोगों को होना चाहिए। एक तरह से हम नेता को कोसते हैं, उसी तरह से दूसरी तरह हम नेता को भगवान का दर्जा देते हैं, राजा का दर्जा देते हैं। तो इससे भी परेशानी है। तो नेताओं को भी हम सोचें कि हमारे जैसे ही हैं, कोई सांसद हो, मंत्री हो, वो आम आदमी जैसी है। हम ऐसे सोचने लग जाएंगे, खुद वो लोग भी अपने आप आम आदमी जैसे व्यवहार करने लगेंगे। ये गलती अभी भी मकर लोगों में है। तो ये थे प्रोफेसर D.K. गिरी। अगले प्रोग्राम में हम नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रियाओं से भी हमें अवगत करा सकते हैं। नमस्कार।